ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन पर 27 के रण को लेकर कई तरह के संकेत दिए हैं। इन संकेतों में सीएम योगी और अखिलेश यादव के लिए क्या मैसेज है, इसका विश्लेषण हम करेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि जो वेद नहीं पढ़ेंगे वो नावेद जावेद बनेंगे। बाबा बागेश्वर कैसे वेदों पर भ्रम फैलाकर समाज में नफरत फैला रहे हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। आज मकर संक्रांति है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। इसी गंगा से जुड़ी ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो आपकी आस्था को अपवित्र करने वालों की पोल खोलेगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट बिलियनियर बाबा। शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले बात 2027 के चुनाव में वोट वाली माया की करेंगे। यूपी में बन रहे उस सियासी समीकरण की करेंगे जिसमें मायावती अचानक सियासत के सेंटर स्टेज पर आ गई है। प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती को सीएम योगी साधते नजर आ रहे हैं, तो मायावती के प्रति समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जन्मदिन वाले बधाई संदेश से सम्मान दिखा रहे हैं। वैसे सियासत में विरोधी को बधाई देकर भी अपना ही स्वार्थ साधने की कोशिश होती है। बीएसपी प्रमुख मायावती आज 70 साल की हो चुकी हैं। अपने 70वें जन्मदिन पर उन्होंने 27 की परीक्षा में पूरी ताकत के साथ उतरने का संकल्प लिया है। मायावती के सियासी संकल्प ने उनके विरोधियों को बेचैन कर दिया है, क्योंकि 27 के रण से पहले सियासी तौर पर मायावती का सक्रिय होना बीजेपी और एसपी दोनों के लिए चुनौती भरा हो सकता है। वैसे जो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि 2027 में मुख्य मुकाबला सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच होगा, मायावती ने जन्मदिन पर उन लोगों को अपनी सियासी धमक दिखाने की कोशिश की है। मायावती ने 27 के चुनाव को देखते हुए अपने जन्मदिन पर कई तरह के संकेत दिए हैं, जैसे ब्राह्मण वोटों को साधने का संकेत, 27 में गठबंधन को लेकर संकेत, सोशल इंजीनियरिंग का संकेत, वोटों के ध्रुवीकरण का संकेत, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर संकेत, वोट शुद्धिकरण में गड़बड़ी का संकेत, बीजेपी एसपी कांग्रेस को पचकनी के संकेत। गौर करने वाली बात यह है कि मायावती ने प्रदेश के ब्राह्मणों को जो संदेश दिया है उसने सीएम योगी और अखिलेश यादव दोनों को सबसे ज्यादा असहज किया है। लेकिन ब्राह्मण वोटों के समीकरण पर जाने से पहले फोकस योगी और अखिलेश की उस रणनीति पर करेंगे जिसमें मायावती का कद अचानक से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौका मायावती के 70वें जन्मदिन का था। इस मौके को मायावती ने पार्टी में नए प्राण फूंकने के दांव के तौर पर इस्तेमाल किया। मायावती अपने भतीजे और बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के साथ मंच पर आए। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी उनके साथ थे। आकाश आनंद ने बुआ मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फूलों का गुलदस्ता देकर जन्मदिन की बधाई दी। इसके बाद मायावती ने मीडिया के साथ संवाद शुरू किया। बीजेपी, एसपी और कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाते हुए तीनों विरोधी पार्टियों को एक सुर में आड़े हाथों लिया। देश में पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ने से रोकने व कमजोर करने के लिए यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करती रहती हैं। पर दिनांक 2 जून सन 1995 को यूपी के लखनऊ सरकारी गेस्ट हाउस में मेरे ठहरने के दौरान सपा के कई हजार गुंडों व बदमाशों आदि ने जो उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का पूरा प्रयास किया है, ये सब भी किसी से छिपा नहीं है। मुस्लिम समाज भी ज्यादातर उपेक्षित ही रहा है। यह है इनके पीडीए की असली पहचान। मायावती ने अपने विरोधियों के खिलाफ तल्ख तेवर दिखाए तो उनके विरोधी नरमी दिखाते नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले फोन कर मायावती को जन्मदिन की बधाई दी। इसके अलावा उन्होंने एक्स पोस्ट में बधाई संदेश लिखा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके लिए दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना है। तो सीएम योगी के बधाई संदेश में नए सियासी समीकरणों का संकेत भी दिखा। उधर सीएम योगी के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मायावती को बर्थडे की बधाई पेश की। उन्होंने लिखा, आदरणीय सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई।
उनको स्वस्थ, स्वतंत्र जीवन और सार्थक सक्रियता के लिए अनंत शुभकामनाएं। उन्होंने जीवन भर प्रभुत्ववादियों के खिलाफ जाकर शोषित, वंचित, उत्पीड़ित, उपेक्षित और अपमानित समाज के मान सम्मान और अधिकारों के लिए जो रात दिन संघर्ष किया और संविधान विरोधी भाजपा और उनके संगी साथियों को जिस तरह ललकारा, वो निरंतर रहे। इस कामना के साथ उनको जन्मदिन की पुनः बधाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर एक एक्सपोस्ट किया, लेकिन इस एक्सपोस्ट में दो ऐसी बातें हैं जो विशेष ध्यान देने योग्य हैं। अगर पहली बात की करें तो सार्थक सक्रियता, यानी इस पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने मायावती को शोषित वंचित समाज का मसीहा बताया और दूसरी ओर संविधान विरोधी भाजपा लिखा, यानी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। दरअसल अखिलेश यादव की कोशिश है कि मायावती और बीजेपी में नजदीकी ना बढ़े। एक अंडरस्टैंडिंग बीजेपी के साथ उनकी कभी कभी दिखती है। कभी कभी वो जब बात करती हैं या बयान देती हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इसके सबूत नहीं मिलते। हाँ, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में 95, 96 और 2003 में बीजेपी ने मायावती को मुख्यमंत्री बनवाया था। हालांकि मायावती ने गठबंधन को लेकर जो संकेत दिए हैं वो बड़े ही गोलमोल हैं। वो गठबंधन से इनकार भी कर रही हैं, फायदा दिखने पर गठबंधन की बात भी कर रही हैं। गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफी हद तक कम हो जाता है, जबकि बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना ज्यादा बेहतर समझती है। अकेले चुनाव लड़ेंगी तो उन्हें शुभकामना। अकेले चुनाव उन्होंने 24 में भी लड़ा था, लेकिन वो अकेले चुनाव लड़े, अच्छी बात है, लेकिन चुनाव में अपने प्रत्याशियों का फैसला भी अकेले लेंगी कि कोई सरकार वाली पार्टी तो नहीं लेगी। अब सवाल ये है कि योगी और अखिलेश यादव को मायावती की सक्रियता से डर आखिर क्यों लग रहा है। मायावती की सक्रियता योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को कैसे असहज कर रही है, इसको भी डिकोड कर देते हैं। 2027 में जीत हासिल करने के लिए दलित वोट निर्णायक है। यूपी का दलित, खासकर जाटव समुदाय मायावती का परंपरागत वोटर रहा है। हालांकि बीते चुनाव में मायावती के ज्यादा एक्टिव न दिखने से ये वोट बैंक उनसे खिसका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों की जाटव और गैर जाटव जातियों का झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ देखने को मिला। दलित और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान पीडीए के अहम घटक हैं। दोनों ही मायावती के भी वोटर रहे हैं। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो 2017 में जाटव जाति का 8% वोट बीजेपी गठबंधन को मिला, 3% समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में गया, जबकि बीएसपी के खाते में 87% वोट क्रेडिट हुआ। 2017 में दूसरी दलित जातियों का वोट प्रतिशत देखें तो 32% वोट बीजेपी को मिला, 11% समाजवादी पार्टी के खाते में गया और 44% बीएसपी को मिला। यहां पर 2022 के आखिरी चुनाव पर नजर डालना भी जरूरी है। इस चुनाव में जाटव जाति का 21% वोट बीजेपी प्लस को मिला, 9% समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में गया, 65% बीएसपी को मिला। दूसरी दलित जातियों का वोट प्रतिशत देखें तो 41% वोट बीजेपी प्लस को मिले, 23% समाजवादी पार्टी को और 27% बीएसपी के खाते में गए। आंकड़े बताते हैं कि 2017 के बाद दलित वोटर बीएसपी से दूर जाता गया। इसका कुछ हिस्सा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ और कुछ समाजवादी पार्टी की ओर खिसका। अब योगी और अखिलेश दोनों को डर यह है कि अगर मायावती 27 के रण में एक्टिव हुई तो दलित वोटों को साधना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। 2027 में मायावती 2007 के सोशल इंजीनियरिंग दांव को आजमाने की कोशिश कर रही है। इस दांव में दलित, ब्राह्मण और अल्पसंख्यक तीनों वोट बैंक शामिल रहे हैं। आज मायावती ने ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश की है। गौर करने वाली बात यह है कि 2027 से पहले ब्राह्मण वोट अचानक सत्ता की धुरी बन गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ इस वोट बैंक को साथ जोड़ने का खेल शुरू हो गया है। ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो 2027 की बाजी जीतने के लिए हर राजनीतिक दल ब्राह्मण वोट बैंक को साधना चाहता है, क्योंकि बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने प्रदेश में नए समीकरण बनने का संकेत दिया है। बैठक के बाद से ब्राह्मण वोट बैंक को साथ जोड़ने के लिए बीजेपी के विरोधियों में होड़ सी मच गई है। पहले समाजवादी पार्टी,
ब्राह्मण वर्ग को उचित सम्मान देने की बात कर रही थी। अब मायावती भी इसी प्रयोग पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं। उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। वैसे ब्राह्मण वोटों की सोशल इंजीनियरिंग कर मायावती 2007 में सत्ता के सिंहासन तक पहुंच चुकी है। 2007 में मायावती ने पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय महासचिव और ब्राह्मण चेहरे सतीश चंद्र मिश्रा को आगे बढ़ाया। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। तो कुछ ऐसे जाति के साथ धर्म को साधने वाले नारे दिए। इसके अलावा दलित और अल्पसंख्यक वोटों को भी साथ जोड़ा। मायावती का यह प्रयोग सफल भी साबित हुआ। 2007 में 86 ब्राह्मण उम्मीदवार मैदान में उतारे, इनमें 40 चुनाव जीते। बीएसपी ने 61 मुस्लिमों को टिकट दिया, 29 चुनाव जीत गए। 2007 में बीएसपी ने 206 सीटें हासिल की और वोट प्रतिशत 30.43% रहा। अब मायावती फिर पुराने फॉर्मूला पर दांव आजमाती नजर आ रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि प्रदेश का ब्राह्मण उचित प्रतिनिधित्व न मिलने से खुद को हाशिए पर महसूस कर रहा है। हालांकि मायावती का ये दांव दूसरे दलों को बेचैन कर रहा है। तो बसपा को हमें ब्राह्मणों के प्रति प्रमाण पत्र उनसे प्राप्त करने का अवसर हमें नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ही 27 में उसका जवाब देगी। बहन जी राजनीति के बूझते हुए चिराग की तरह है, अपने सर्वाइवल के लिए स्टेटमेंट देंगी, लेकिन लोगों को विश्वास खो चुकी है। बीजेपी इसलिए ज्यादा बेचैन है क्योंकि उसे ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा वोट मिलता रहा है। 2017 में बीजेपी को ब्राह्मणों का 83% वोट मिला, जो 2022 में बढ़कर 89% हो गया। अब अगर मायावती बीजेपी के ब्राह्मण वोटों में सेंध लगाने में सफल होती है तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि ब्राह्मणों की जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो उनका सबसे प्रिय दल है, वो बीजेपी है। तो जब उनके पास अपने लोग हैं, अपनी एक जगह है, वो क्यों वापस उधर जाएंगे। हमारी तीसरी खबर आपकी आस्था की डुबकी से जुड़ी है। आज मकर संक्रांति है। लाखों श्रद्धालुओं ने अलग अलग जगहों पर गंगा में पवित्र स्नान किया है। इसी गंगा की पवित्रता को दूषित करने का काम वाराणसी में हो रहा है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में गंगा नदी पर क्रूज चल रहे हैं। क्रूज से पर्यटन को कितना बढ़ावा मिला है इसका तो पता नहीं, लेकिन ऐसे क्रूज गंगा की लहरों को दूषित करने का काम जरूर कर रहा है। भगवान शिव की नगरी वाराणसी। वाराणसी में बहती मां गंगा और उसी गंगा में बहता क्रूज से निकलता सीवेज का पानी। ये देखिए गंगा जी में गंदगी कर रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम बहा रहे हैं। ये देखिए आप लोग। इस क्रूज का नाम विवेकानंद क्रूज है। इसी क्रूज से सैलानी वाराणसी का नजारा लेते हैं। क्रूज में सवार होकर वाराणसी के घाटों को निहारते हैं, लेकिन इसी क्रूज से मां गंगा का गला घोट दिया गया। ये देखिए गंगा जी में गंदगी कर रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम बहा रहे हैं। ये देखिए आप लोग। ये विवेकानंद बड़ा वाला क्रूज है। ये बड़ा वाला क्रूज है। देखिए विवेकानंद जी, विवेकानंद है, बड़ा वाला क्रूज है। ये गंदगी कर रहे हैं, बाथरूम बहा रहे हैं। गंगा में चल रहा ये हाईटेक क्रूज गंदगी फैलाने का कारण बन गया है। क्रूज से गिरते इस गंदे पानी का वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन की आंख खुली, जिसके बाद प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने क्रूज संचालक कंपनी पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जिला प्रशासन ने भी इस मामले की जांच के लिए टीम बनाई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेगी। तो जो कमेटी की रिपोर्ट है उसके अनुसार मेंटेनेंस के कार्य के दौरान जो इमरजेंसी वाल्व होते हैं वो ओपन किए जाते हैं, और उस दौरान जो पाइपलाइन में अगर कोई चोक्ड पड़ा होता है तो वो उस दौरान जो है वो उसका रिसाव होता है। जो इमरजेंसी वाल्व्स ओपन होते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए भी एक सेकेंडरी टैंक उसमें होना चाहिए, ताकि किसी भी स्थिति में कुछ भी वहाँ से जो है वो सीवेज का बाहर की तरफ रिसाव ना हो। कांग्रेस ने तुरंत सरकार को इस मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर दिया।
2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गंगा के बेटे बन करके गंगा मैया को साफ करने का वादा करके कसम खा करके देश के प्रधानमंत्री बने थे और वाराणसी के सांसद बने थे और कहा था कि 3 साल में गंगा मैया साफ हो जाएगी। 11 साल हो गए हैं, गंगा मैया में वैसी की वैसी ही है। गंगा मैया में अब वेस्ट उनके बुलाए हुए क्रूज भी डाल रहे हैं। बिहार में तो पर्यटन मंत्री रहते हुए तेजस्वी जी ने बहुत पहले ये काम किया था कि गंगा जी में कोई भी गंदगी नहीं गिरे, लेकिन क्या बात है कि जोगी बाबा की सरकार वहाँ गंगा जी में गंदगी पर गंदगी गिर रहा है और उस पर गंभीरता नहीं दिखा रही है। ये कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है। इस आदमी का उदाहरण बना देना चाहिए, इसका कैंसिल करके लाइसेंस और साथ ही साथ इस पर क्रिमिनल ऑफेंस लगाकर, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से मां गंगा निरंतर प्रदूषित होती जा रही है। मां एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।